तो आज हम डिस्कस करेंगे जी डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। ट्रायल की डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दी गई, यानी डेफिनेशंस वाले चैप्टर में ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया। सो हमें कमेंट्री बुक्स में से ही उठाना पड़ेगा कि ट्रायल की डेफिनेशन है क्या। इस वीडियो से पहले हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन दो कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो की। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टिगेशन पहले आती है, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल, इंटर रिलेटेड हैं और इन तीनों की वीडियोस इकट्ठी देखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हैवी डेफिनेशंस जो बुक में दी गई हैं ट्रायल की। उससे पहले मैं कंक्लूसिव रिमार्क देना चाहता हूँ ताकि पहले से हमें पता हो कि ट्रायल है क्या। चार्ज फ्रेम होने से लेकर कोर्ट की जजमेंट प्रोनाउंस होने तक जो भी कोर्ट में होता है वो ट्रायल होता है, सीधी देसी सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ये थोड़ी छोटी डेफिनेशन है, थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन, मतलब एग्जैक्टली आपको बिल्कुल क्लियर करती हुई कि ट्रायल होता क्या है। एंड में हम डिस्कस करेंगे उसको। पहले देखते हैं स्ट्राउड। ही वॉज एन इंग्लिश जेंटलमैन। इसकी डिक्शनरी है, उसमें ट्रायल को इसने डिफाइन किया है मिस्टर स्ट्राउड ने कि ट्रायल इज कंक्लूजन बाय, कि ट्रायल है एक नतीजे पर पहुंचना बाय ए कंपिटेंट ट्रिब्यूनल, एक अदालत द्वारा। कोर्ट, कंपिटेंट ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, सिंपल जैसे हमारी कोर्ट होती है जो लॉ की कोर्ट्स हैं। ऑफ क्वेश्चंस इन इशू, मुद्दे की बात पर। जैसे सिविल में एक पार्टी एक स्टोरी अपनी बताती है, दूसरी पार्टी अपनी स्टोरी बताती है, तो दोनों पार्टीज की स्टोरी को पढ़कर जजेस इशू फ्रेम करते हैं कि इसमें मेन मुद्दा क्या है, कि इसने इस बंदे के पैसे देने हैं, कि इसकी इस हरकत को रोका जाए, कि इसकी मालकी को डिक्लेयर किया जाए। इनको बोलते हैं इश्यूज। उन इश्यूज पर एविडेंस होता है और जजमेंट, फैसला कोर्ट उन इशू की फाइंडिंग्स देकर कर देती है। वैसी ही चीज़ यहाँ लिखा है ना तीसरी लाइन में स्लाइड में, क्वेश्चंस इन इशू, वैसी ही चीज़ को क्रिमिनल ट्रायल्स में पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये सिंपल है कि बंदे के ऊपर किसी की टांग तोड़ने का केस चला, तो टूटी हुई टांग है, अभी फलाने बंदे की टांग टूटी, ये तो MLR से क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर आके साबित कर जाएगा। वैसे फिर भी उसका भी पॉइंट बनता है, लेकिन मेन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ये होते हैं कि ए ने बी की टांग तोड़ी। सेकंड, क्या ए ने बी की टांग शार्प वेपन से तोड़ी, जो गंडासी, जो शार्प वेपन कोर्ट में पेश हुआ, केस प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश होती है। तो ये हो गए पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्रिमिनल मैटर्स में। तो उन पॉइंट्स का, उन मुद्दे की बातों का कंक्लूजन करना ट्रायल है, ये स्ट्राउड जी कहते हैं। इन लीगल प्रोसीडिंग ऑफ कोर्स, इन लीगल प्रोसीडिंग्स वेदर सिविल और क्रिमिनल, यहाँ ये हमसे डिफर करते हैं। यहाँ अमेरिका कनाडा का लॉ भी मैंने देखा है, वहाँ सिविल मैटर्स के केस को भी, सिविल केस को भी, दीवानी केस को भी, या दीवानी केस के चलने को ट्रायल कह देते हैं। इधर पंजाब हरियाणा में मैंने नहीं ये सुना। वहाँ मुलजम को, अक्यूज्ड को, दोषी को डिफेंडेंट भी कह देते हैं अमेरिका कनाडा के लीगल सिस्टम्स में। यहाँ मैंने नहीं सुना पंजाब हरियाणा में, जहाँ जहाँ मैंने डील किया है। आगे हैं मिस्टर वार्टन, ये भी इंग्लिश मैन है, कि ट्रायल मीन्स हियरिंग ऑफ ए कॉज, एक मुद्दे की सुनवाई करना ट्रायल है, सिविल और क्रिमिनल, चाहे वो सिविल है चाहे क्रिमिनल, बिफोर ए जज, एक जज के द्वारा, हु हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट, जिसका उस मुद्दे के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अधिकार क्षेत्र है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो ये हैं दो डेफिनेशंस, हैवी, डिफिकल्ट वर्ड्स, रफ, ड्राई, ना समझना। इन दोनों डेफिनेशंस में से पहले तो ये सिविल को कंफ्यूज कर रही हैं बीच में,
हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो जाता है, बात हाथ से निकल जाती है। दूसरी बात ये नहीं समझ आ रही हमें, मैं एक लेमैन हूँ, जरूरी थोड़ा मैं लॉ का बड़ा पता नहीं क्या हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आप वो बात बताइए जो एक आम आदमी को समझ आए। तो लेमैन को नहीं समझ आएगा कि क्या मतलब बता रहा है ट्रायल का, क्या होते हैं ये क्वेश्चंस इन इशू, क्या होती है ज्यूडिक्शन, क्या होता है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉम 1 to 6 to 0, ये अंग्रेजी में ऊपर है, असली बात हिंदी में आएगी नीचे, एंड फ्रॉम किलिंग टू गैलोज, के रास्ता रोकने से, किसी का रास्ता रोकने से शून्य तक और कत्ल से फांसी तक जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, फौजदारी भी कार्रवाई होती है, उसकी 3 ही स्टेजें होती हैं, 3 ही स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पुलिस ऑफिसर या कोई और ऑफिसर कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया सबूत और गवाह इकट्ठे करता है, एविडेंस इकट्ठा करता है। दूसरी होती है इंक्वायरी, जो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद और चार्ज फ्रेम होने से पहले पिक्चर में आ सकती है कभी कभी, जैसे कोई केस कमिट करना हो। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है इंक्वायरी वाली वीडियो में। तीसरी स्टेज होती है ट्रायल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता ही है। तो ट्रायल के क्या क्या हैं, उससे पहले जो ऊपर हमने हिंदी में ये 1 to 6 एंड कत्ल से फांसी तक, 1 to 6 to 0, इसका मतलब ये है कि 1 to 6 ऑफेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कि मैं तुझे इस रास्ते से इस तरफ नहीं जाने दूंगा, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इसकी सजा है 1 महीना। छोटा सा ऑफेंस है, मीनिंगलेस ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस तो है लेकिन ऑफेंस कॉग्निजेबल है। मतलब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, पर्चा दर्ज करेगी यानी केस रजिस्टर करेगी और चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि कॉग्निजेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट्स, अदालतें 2 साल से कम वाले ऑफेंस को ऑफेंस ही नहीं समझती जनरली। मतलब क्या है यार, छोड़ो, प्रोबेशन करो, दफा करो, ऐसा एटीट्यूड होता है। अब ये प्रोबेशन क्या होती है? 7 साल की सजा हुई किसी बंदे को, तो उसमें कोर्ट के पास ये पावर होती है कि देख, मैंने तुझे 3 साल की सजा दे दी, मतलब 7 साल तक उसको पावर है, लेकिन मान लो उसने 3 साल की सजा दी कोर्ट ने, लेकिन मैं तुझे जेल में नहीं भेज रहा, मैं तुझे प्रोबेशन पर छोड़ रहा हूँ। प्रोबेशन क्या, जैसे हम जमानत के बेल बॉन्ड भरते हैं, छोटी बॉन्ड फिल करते हैं, वैसे ही प्रोबेशन बॉन्ड्स होते हैं, तकरीबन वैसे ही। एक पुलंदा 2-3 कागजों का वो फिल करवा लेती है कोर्ट मुलजम से, और उसे कहती है जा तू खुला फिर अपने घर जा, मजे ले, लेकिन इस 3 साल, तुझे 3 साल की सजा हुई है, लेकिन मैं तुझे जेल नहीं भेज रहा, तुझे से प्रोबेशन बॉन्ड भरवा कर मैं तुझे घर भेज रहा हूँ, खुला फिर ऐश कर। लेकिन इन 3 सालों के दौरान तुमने जिस जुर्म के लिए तुझे सजा हुई है उससे मिलती जुलती हरकत की तो हम तुम्हें पकड़ेंगे और सजा शुरू हो जाएगी, यानी जेल में डाल देंगे। ये होती है प्रोबेशन। तो मुलजिम के एंगल से तो ये बरी होना हुआ, क्यों, एक कागज ही पर है, 15 दिन खुद पर कंट्रोल ही रखना है। 1 महीने की सजा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की प्रोबेशन दे देगी कोर्ट, महीने की दे देगी, तो महीना उसने अपने आप पर कंट्रोल ही रखना है, तो फिर वो फ्री है। लेकिन सरकारी वकील या प्रोसिक्यूशन के एंगल से ये सज़ा होती है, क्योंकि टेक्निकली ये सज़ा है। वो अलग बात है कि बंदे को जेल में नहीं भेजा गया, खुला छोड़ दिया गया प्रोबेशन बॉन्ड भरा कर। तो इसलिए मैंने ये शून्य व लफ्ज़ यूज़ किया कि रास्ता रोकोगे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन एंड उसका शून्य होगा, यानी नथिंग। इस सेक्शन का यूज़ आमतौर पे पुलिस जब आप किसी को पीटो तो साथ में ये सेक्शन लगा देती थी 323 के, तब 341 हुआ करती थी कॉग्निजेबल बनाने के लिए। वो पहले डिटेल में बहुत बता रखा है मैंने पिछली वीडियोस में। तो कत्ल से लेकर फांसी तक एक क्राइम हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल चला, फिर फांसी हुई जब बंदा बरी हुआ, ये बात अलग है। तब तक 3 स्टेजेस आती हैं।
पहली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, मैं बता रहा हूँ, दूसरी इंक्वायरी, तीसरा ट्रायल। तो ट्रायल सिर्फ ऑफेंस का होता है। अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि इनको डिफ्रेंशिएट करो, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी में क्या फ़र्क है, तो उस एंगल से ये थोड़ा जा, जो दही होती है ना, लस्सी, उसमें पानी डाल डाल कर बढ़ाया गया है ताकि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख पाओ। वैसे तो आप तीनों वीडियोस देखोगे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की, आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जितना मर्जी लिख पाओगे, इस काबिल हो जाओगे। तो ट्रायल इज ऑफ ऑफेंस ओनली। ऑफ कोर्स ट्रायल सिर्फ किसी जुर्म का होता है। क्यों? चार्ज फ्रेम किसका होगा? किसी जुर्म का ही होगा। एविडेंस किस में आएगा? किसी जुर्म में ही आएगा। तो ट्रायल में एविडेंस आता है, चार्ज फ्रेम होता है। पहले 313 होती थी, अब 278 के बयान होते हैं, डिफेंस एविडेंस आता है, आर्गूमेंट्स होते हैं और जजमेंट प्रोनाउंस होती है। तो ये सब कुछ किसी क्राइम के होने के बाद ही हो सकता है। लेकिन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही किसी जुर्म की होगी, शादी की तो हो नहीं सकती कि उन्होंने की है कि नहीं की। इंक्वायरी मे नॉट बी, इंक्वायरी जरूरी नहीं कि किसी जुर्म के बाबत हो। एक तो इंक्वायरी वाली वीडियो में एग्जांपल है कमिटमेंट की। जब सेशन ट्रायल केस हो तो मजिस्ट्रेट फाइल उधर भेज देता है कि सेशन जज के पास जाकर ये केस चलेगा मुलजम के साथ ही। एक और चीज़ होती है जिसमें डीसी और एसडीएम या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट पिक्चर में आते हैं। दरिया का फ्लो किसी ने डेंजरस तरीके से डाइवर्ट कर दिया तो उसमें कार्रवाई, एक्शन लेते हैं इंक्वायरी करके एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, डीसी, एसडीएम। ये पावर मेरे ख्याल तहसीलदार के पास भी होती हैं पावर्स, ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की। शायद नायब तहसीलदार के पास भी होती हैं, शायद, पक्का नहीं मुझे। ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन और अकोटल। इन्वेस्टिगेशन एंड्स इन पुलिस रिपोर्ट। इंक्वायरी एंड्स इन कमिंग आउट ऑफ द ट्रुथ। इंक्वायरी का पर्पज है सच्चाई को सामने लाना। तो सच्चाई जब सामने आ जाती है तो इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ट्रायल है वो किसी बंदे को सजा होने या बरी होने पर ही ख़त्म होता है। इंक्वायरी में नॉट। इंक्वायरी क्या करते हैं हम? वो कमिटमेंट प्रोसीडिंग वाली मैंने बताया आपको, वो मेंटेनेंस जो लड़कियों को, बीवी को मिलती है वो, और ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट वाली इंक्वायरी 152 में अब हुआ करेगी, पहले 144 में हुआ करती थी। दफ़ा 44 लगा देते हैं आम ही एसडीएम डीसी, पता ही है आपको, वो वाली इंक्वायरी। तो वो उनमें अकोटल कन्विक्शन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक अलग ही मसला है। ट्रायल इज़ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ओके, क्योंकि कोर्ट में होता है। इंक्वायरी भी कोर्ट में होती है, कोर्ट ही करता है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कोर्ट और मजिस्ट्रेट लिखा है इंक्वायरी को। आमतौर पर क्रिमिनल मैटर की पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, लेकिन इंक्वायरी सीजीएम, जब मजिस्ट्रेट और कोर्ट लिखा है तो कोर्ट में इंक्लूडेड है सीजीएम, सेशन जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। इंक्वायरी तो कोई भी कर सकता है ना, कभी भी मौका बन सकता है, कई तरह के छोटे छोटे मसले आ जाते हैं। तो ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गया, इन्वेस्टिगेशन नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर आगे ये क्वेश्चन को लंबा करने का तरीका है, प्रोसीड्स फॉलोज। मैं बता रहा हूँ, ये लस्सी में पानी डाल रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन अगर आपने आंसर लंबा लिखना है तो। वैसे ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स इंक्वायरी, फिर जो मर्जी लिखते रहो आप। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट होता है, पुलिस रिपोर्ट आती है, तब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है। फिर इंक्वायरी का चांस आता है, वो भी तब आता है जब कमिट करना हो। अगर सेशन ट्रायल हो, देखता है मजिस्ट्रेट, एक ऑर्डर पास करता है, मुलजम फाइल दोनों भेज देता है। दूसरी लाइन, इंक्वायरी फॉलोज इन्वेस्टिगेशन। फिर वही बातें, इन्वेस्टिगेशन ये होती है, यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से इंक्वायरी शुरू होती है, ये पर्पज़ होता है, यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर वो दूसरे दो कॉन्सेप्ट, उनमें भी यही डाल सकते हो, प्रीसीड्स फॉलोज। इंक्वायरी प्रीसीड्स ट्रायल। इंक्वायरी में ये होता है, तब ये ख़त्म हो जाती है जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल ख़त्म होता है जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है। फिर अगली बात, ट्रायल फॉलोज इंक्वायरी। इंक्वायरी ख़त्म होती है तो चार्ज फ्रेम हो जाता है, जब चार्ज फ्रेम होता है तो इंक्वायरी को ख़त्म होना ही होता है। इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद ही चार्ज फ्रेम होता है।
फिर गवाह आते हैं, फिर 278 के बयान होते हैं जो पहले 313 CRPC हुआ करती थी, फिर डिफेंस के एविडेंस आता है, फिर बहस होती है और फिर जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाती है। तो ये हुआ जी सारा बुक में जो पॉइंट दिए गए हैं प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्रा जी ने। तो हम कंक्लूड करते हैं जी कि ट्रायल इज रिकॉर्डिंग राइवल एविडेंस आफ्टर चार्ज, कि चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन का एज वेल एज डिफेंस का एविडेंस रिकॉर्ड करना ट्रायल है। इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 278 जो पहले 313 हुआ करती थी। 313 या 278 BNSS में मजिस्ट्रेट जो भी एविडेंस फाइल पर आया है वो पुट करता है उसको, मुलजम को, कि फलाने गवाह ने तेरे खिलाफ ये बोला है और ये एविडेंस आया है कि तुमने फलाने की टांग तोड़ी या ठगी मारी या फलाने को मार दिया, जो भी किया। तो एक रटा रटाया जवाब देता है मुलजम, इट इज़ इनकरेक्ट, ये झूठ है। ये इतनी नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। डिफेंस काउंसिल को पूरी तैयारी करानी चाहिए कि मुलजम ने क्या क्या जवाब देना है। अब जो सेक्शन 278 हो गई है BNSS की, इसके जो जवाब हैं दीज आर जस्ट लाइक ए रिटन स्टेटमेंट, जैसे सिविल मैटर्स में आती है। ये मुलजम का वर्शन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील में जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुरेद के जो बढ़िया वकील हैं वो निकाल लेते हैं इसमें से कुछ ना कुछ। इट फर्दर इंक्लूड्स फाइनल जजमेंट आफ्टर आर्गूमेंट्स। ये हो गया ट्रायल ऑन दी होल। लेकिन इसमें एक छोटा सा मुद्दा और है। आम केस चलता है कैसे? पुलिस रिपोर्ट आई मजिस्ट्रेट के पास, चार्ज फ्रेम हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आया, स्टेटमेंट 278 की हुई, डिफेंस एविडेंस आया, बहस हुई, फैसला हो गया। लेकिन इन बिटवीन कुछ मिसलेनियस वर्क भी हो जाती है, कुछ एप्लीकेशन आ जाती हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो बहुत बहुत घैंट वकील होते हैं, एडवोकेट, बहुत सियाने वकील, वो डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट करते हैं। कन्फ्रंट करना क्या होता है जी? मान लो किसी अखबार वाले ने किसी बंदे की खबर छाप दी कि तेरी तो 3 जनानियां हैं, तुमने 3 शादियां कर रखी। तो एडवोकेट जो था जिसकी खबर छपी उसने केस कर दिया डेफेमेशन का। तो एडवोकेट बहुत समझदार था, उसने कन्फ्रंट किया, उसने अखबार ली ओरिजिनल और मुलजम को पूछा एट द फर्स्ट इंस्टांस, चार्ज फ्रेम करने के बाद, एविडेंस शुरू होने से पहले, कहता ये अखबार आपकी है, आपने छापी है? कहता जी हाँ। अखबार वाला कहता हाँ जी मैंने छापी है। अगर ये झूठ बोलेगा तो एक और पर्चे को थां हो जाएगा, मतलब अदालत में झूठ बोलने का जुर्म। तो झूठ तो बोल नहीं सकता। कहना जी हाँ जी अखबार मैंने छापी है। कहना जी सब लिखो जी, एग्जिबिट C1 न्यूज़पेपर एडमिटेड। फिर बोलता है ये खबर भी तुमने छापी है? कहना हाँ जी। कहना लिखो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब सॉरी, एग्जिबिट C2 न्यूज़ आइटम एडमिटेड। क्या हुआ? केस प्रूव हो गया सारा। डेफेमेशन में किसी के बरी होने के चांस नहीं होते। 2 ही चीज़ें साबित करनी होती हैं कि ये खबर छपी और एक खबर डेफेमेटरी थी। उसके लिए एक गवाह आना होता है जो कहता है कि मैं खबर पढ़ के, मैंने जब भी ये खबर देखी तो मेरी नज़रों में जिसकी खबर छपी ये गिर गया। बस एक ही लाइन ही बोलनी उसने, तो जब मैंने इसकी खबर पढ़ी कि इसने 3 शादियां कर रखी हैं तो मेरी नज़रों में ये गिर गया। तो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, प्रूव हो गए। अब यहाँ अखबार वाले ने साबित करना है कि उसकी 3 शादियां हुई हैं। वो कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। वो 3 जनानियां तो आगे बोलेंगी नहीं हम तीनों इसी की हैं, वो तो उसके बंदे हैं। और उसकी रस्में साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 3 जनानियां जिसने एज कीप रख रखी हैं वो कोई गुरुद्वारे मंदिर में जाके पूरे फेरे थोड़ा लेगा। तो थी उसके पास 3 लेडीज़ रखी हुई थी उसने, लेकिन साबित नहीं होती। सो इसीलिए डेफेमेशन में बंदे जल्दी जल्दी बरी नहीं होते। वो अलग बात है कि लोग केस करते नहीं। तो इसके साथ ही जी ये ट्रायल की डेफिनेशन कंक्लूड होती है। वी शैल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।